अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन काफी तेज हो चुका है। एसआईटी की जांच और एफआईआर के बाद जहां पर सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा इस्तीफा दे चुके हैं, तो वहीं सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि शुरुआती जांच में सभी के खिलाफ चोरी के सबूत मिले हैं और 8 में से 7 आरोपियों के पास अब तक करीब 39,84,000 रुपए बरामद किए गए हैं। एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान 27 अप्रैल से 5 जून तक सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए। इन 45 दिनों की सीसीटीवी फुटेज में सभी आरोपी 70 बार चोरी करते हुए पाए गए हैं। अब इन आरोपियों पर सोमवार को सुनवाई होने वाली है। तो ये बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर। एसआईटी जांच में जो खुलासा हुआ है वो आपको भी परेशान कर देगा। 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार सीसीटीवी फुटेज में दान पात्र से पैसा निकालते हुए ये लोग पकड़े गए हैं। 8 लोगों को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। एफआईआर में क्या क्या गंभीर आरोप लगे हैं ये भी हमने आपको बताया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि शुरुआती जांच में सभी के खिलाफ चोरी के सबूत साफ तौर पर मिले हैं। जिनका शरीर चला गया, उनके माता पिता संबंधी दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। सनातन आस्था पर हुई सबसे बड़ी चोट और करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान राम के मंदिर में हुई सबसे बड़ी चोरी के बाद सीएम योगी के सामने अयोध्या के सम्मान को बचाने की चुनौती। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बड़े से बड़े आरोपियों को भी जांच के दायरे में लाने का चैलेंज। और यही कारण है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है। ट्रस्टी अनिल मिश्रा भी रिजाइन कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। तो चंपत राय के ड्राइवर टीनू यादव समेत 8 आरोपी गिरफ्तारी के बाद सलाखों के पीछे पहुंच गए। 79,85,493 रुपए बरामद किए गए हैं इनके पास। उसमें केवल एक को छोड़कर सुभाष के पास से बरामद नहीं है, वो षड्यंत्र में शामिल थे। बाकी सबके पास से अलग अलग अमाउंट बरामद हुए हैं। टोटल नहीं, अभी वो नहीं है, अभी विवेचना का विषय है। अभी वो जो है मतलब विवेचना के क्रम में आगे आएंगे। इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ये मतलब विशेष जो भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय से संबंधित है और वो न्यायालय अभी जो है मतलब आज नहीं आई है, वर्किंग डे नहीं था, आज जो है मतलब छुट्टी का दिन था, इसलिए जो है मंडे तक का दिया गया है। करप्शन क्यों लगाया गया? क्योंकि इसमें जो है जो इसमें लोक सेवक हैं, इस सरकार के द्वारा वेतन लेते हैं और इसमें जो है बैंक कर्मी भी हैं बहुत सारे, इसलिए इन पर ये लगाया गया है। लेकिन 8 जो आरोपी हैं इसमें तो ना तो कोई लोक सेवक है ना कोई बैंक कर्मी। मैंने बिल्कुल है, लोक सेवक हैं। इसमें एसबीआई के बहुत सारे लोग हैं। हाँ, लोक सेवक हैं। कितने एसबीआई के कर्मचारी? एसबीआई के लगभग 5-6 हैं। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान में 7 करोड़ रुपए से अधिक की कथित गड़बड़ी की जांच एसआईटी कर रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट में चढ़ावे के लूट के तरीके और एक आरोपी के रोल की चर्चा है। एसआईटी ने चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठाए। 27 अप्रैल से 5 जून की सीसीटीवी फुटेज का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में लिखा है कि इस दौरान 70 बार चढ़ावे की गिनती में लगे लोग चोरी करते दिखे। जो लोग पकड़े गए हैं उन सबको चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर गिनती के काम में लगाया गया था। एसआईटी ने कहा कि अनिल मिश्रा ने अपने करीबियों को बिना जांच पड़ताल के नौकरी पर रखवाया। जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव ही ट्रस्ट के कर्मचारी थे, बाकी सब एसबीआई के पेरोल पर थे। खुद अनिल मिश्रा पर भी आरोप लग रहे हैं कि ट्रस्टी बनने के बाद से उनकी संपत्ति में काफी इजाफा हुआ है। अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा।
किसी को छूट नहीं दी जा सकती। चढ़ावे में सबसे ज्यादा चोरी रामशंकर यादव उर्फ तीनू यादव ने की। चढ़ावे की राशि जिन बॉक्सेस में रखी जाती थी उसकी चाबियां तीनू यादव के पास ही रहती थी। मंदिर में किसे नौकरी देनी है, चढ़ावे की गिनती में किसे रखना है, इसका फैसला भी तीनू यादव करता था। मंदिर परिसर में पुलिस के जवानों की तैनाती का फैसला भी तीनू यादव ही करता था। चढ़ावा चोरों के इस गिरोह का दूसरा सबसे बड़ा किरदार रमाशंकर मिश्रा है। रमाशंकर मिश्रा को तीनू यादव की सिफारिश पर रखा गया था। रमाशंकर को पहले फेलिसिटेशन सेंटर में काम पर रखा गया था। बाद में वो चढ़ावे की गिनती का काम भी करने लगा। एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि रमाशंकर भी कई मौकों पर सीसीटीवी में चढ़ावे की रकम चुराता दिखा है। मई के आखिरी सप्ताह में चोरी का शक हुआ तो ट्रस्ट ने नोट गिनने वाले कमरे में कुछ हिडन कैमरे लगवाए, जिससे चोरी के सबूत सामने आए। ट्रस्ट को इस बात की जब जानकारी हुई कि चंदे में चोरी हो रही है, चढ़ावे में चोरी हो रही है, तो ट्रस्ट ने उस काउंटिंग सेंटर के अंदर बाकायदा एक हिडन कैमरा लगवाया। और हिडन कैमरा लगवाने के बाद जो लोग अंदर चोरी कर रहे थे उनकी गतिविधियों को पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया। और रिकॉर्डिंग करने के बाद ये बात सामने आई कि न सिर्फ जब काउंटिंग हो रही है कैश की, करोड़ों रुपए की, उस दौरान इसकी चोरी की जाती है, बल्कि कर्मचारी सीसीटीवी से बचने के लिए जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसके सामने खड़े हो जाते हैं, उसकी आड़ में खड़े हो जाते हैं ताकि वो जद से बच सकें। रमाशंकर मिश्रा के साथ चढ़ावा चोरी का तीसरा आरोपी अनुकल्प मिश्रा भी अब सलाखों के पीछे है। अनुकल्प को रमाशंकर ने नौकरी पर रखवाया था। अनुकल्प मिश्रा 2 साल से चढ़ावे की गिनती से जुड़ा था। जब गिनती के बाद चढ़ावे की रकम बैंक भेजी जाती थी तो अनुकल्प मिश्रा वाउचर बनाता था। इस बात के सबूत एसआईटी को मिले हैं कि अनुकल्प मिश्रा वाउचर बनाने में गड़बड़ी करता था, चढ़ावे की रकम को कम करके दिखाता था और जो एक्स्ट्रा पैसा होता था उसे गायब कर दिया जाता था। बात यह भी सामने आई है कि जिन गड्डियों को पूरी तरीके से बंडल के तौर पर बदला जाता था, काउंटिंग की जाती थी, उनमें ज़्यादा पैसे रख दिए जाते थे। उदाहरण के तौर पर 50,000 की गड्डी में अगर 100 नोट आने चाहिए 500 रुपए के, तो उसमें 120 नोट, 130 नोट रखे जाते हैं। और जब वो बंडल को पूरी तरीके से संयोग कर लिया जाता था, उसके बाद उन बंडलों को बैंक पहुंचने से पहले उसमें जो एक्स्ट्रा नोट होते थे उनको निकाल लिया जाता था। यानी कि गड्डी पूरी होती थी 50,000 की, मिलान होता था 50,000 का, लेकिन उसमें 20 से 30,000 रुपए एक ही गड्डी में मार लिए जाते थे। तो ऐसे में ये पूरा जो चंदा चोरी का मामला है ये कितना बड़ा है, कब से किया जा रहा था, साल से किया जा रहा था, 2 साल से किया जा रहा था, कुंभ से पहले से किया जा रहा था या कब से किया जा रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए इस पूरे मामले में न सिर्फ 8 आरोपियों को साथ बैठा करके पूछताछ की गई है, बल्कि इन सभी के जो बयान हैं वो अलग अलग भी किए गए हैं ताकि सभी के बयानों को क्रॉस वेरीफाई किया जा सके। गिनती का काम मिलने के बाद अनुकल्प मिश्रा ने 65 लाख का एक घर खरीदा, एक फार्म हाउस बनवाया, भागवत कथा कराई तो चंपत राय को भी अपने घर बुलाया। चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों भागवत कथा के दौरान अनुकल्प मिश्रा के घर गए। चढ़ावे की लूट के आरोप में अनुकल्प मिश्रा का बहनोई लवकुश मिश्रा भी जेल में है। लवकुश को भी अनिल मिश्रा की सिफारिश पर मंदिर में नौकरी मिली थी। सीसीटीवी में लवकुश को चढ़ावे की गिनती के दौरान पैसे चुराकर बाथरूम में जाते हुए देखा गया। चंपत राय ने पुलिस के साथ लवकुश मिश्रा के घर की तलाशी ली थी। उसके घर के पीछे गोबर के ढेर से 12 लाख रुपए बरामद हुए थे। अनिल मिश्रा के एक और करीबी सुभाष श्रीवास्तव को भी चढ़ावा चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। सुभाष श्रीवास्तव स्टेट बैंक से रिटायर्ड हैं। अनिल मिश्रा चढ़ावे की गिनती के ओवरऑल इंचार्ज थे, लेकिन उन्होंने सुभाष श्रीवास्तव को चढ़ावे की काउंटिंग की पूरी प्रोसेस की निगरानी का काम सौंप दिया। एसआईटी की रिपोर्ट में सुभाष श्रीवास्तव पर भी निगरानी में लापरवाही का आरोप है। चढ़ावा चोरी आरोप में गिरफ्तार 8 लोगों में टीनू यादव का भतीजा मनीष यादव भी शामिल है। टीनू यादव ने चंपत राय से सिफारिश करवाकर मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया था। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक मनीष यादव सीसीटीवी में कई बार चढ़ावे की चोरी करते हुए दिखा है। इसके घर से भी 36 लाख रुपए बरामद हुए। चंदा चोरी में करुणेश पांडे को भी गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि करुणेश ने दान पात्रों से काउंटिंग सेंटर तक पहुंचाने के बीच चढ़ावे की चोरी की, चढ़ाए गए छोटे गहने चुराए। पुलिस ने चढ़ावा चोरी के इल्जाम में एक और शख्स अविनाश शुक्ला को भी गिरफ्तार किया है। इसे चढ़ावे की राशि को दान पात्रों से निकालकर काउंटिंग सेंटर तक लाने के काम में लगाया गया था। बाद में करुणेश पांडे की तरह अविनाश शुक्ला भी चढ़ावे की काउंटिंग में शामिल हो गया। अविनाश शुक्ला के घर से 5 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि शुरुआती जांच में सभी के खिलाफ चोरी के सबूत मिले और 8 में से 7 आरोपियों के पास से अब तक करीब 79,84,000 रुपए बरामद किए जा चुके हैं। अब इन आरोपियों पर सोमवार को सुनवाई होगी।
राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी मामले में एसआईटी का एक्शन तेज हो चुका है। 8 लोगों की गिरफ्तारी के अलावा एसआईटी की शुरुआती जांच में चंपत राय और अनिल मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाए गए, क्योंकि पकड़े गए लोगों को इन्हीं दोनों ने काम पर रखा था। दोनों ने नैतिक जिम्मेदारी बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन एफआईआर में दोनों के नाम नहीं होने पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यहां तक कि एसआईटी की शुरुआती जांच में चंपत राय और अनिल मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन 8 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिन पर चढ़ावे की लूट का आरोप है, वो सब के सब चंपत राय और अनिल मिश्रा के ही करीबी। गिरफ्तार किए गए लोगों के घर से, बैंक अकाउंट से लूट की रकम बरामद हुई है। इन्हें चढ़ावे की गिनती के काम में चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर ही रखा गया था। एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि चंपत राय को सबसे पहले चोरी का पता लगा। चंपत राय ने चोरी करने वाले लोगों के घर जाकर खुद लूट की रकम भी बरामद की, लेकिन पुलिस के बार बार कहने के बावजूद चंपत राय ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। एसआईटी को लगा कि चंपत राय ने या तो मामले को दबाने की कोशिश की या फिर सच छुपाने की कोशिश की। एसआईटी ने चंपत राय के साथ साथ अनिल मिश्रा को भी जांच के दायरे में रखा है। यही वजह है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि दोनों ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और मंदिर प्रशासन की पारदर्शिता बनाए रखने के मकसद से अपने पद छोड़ने का फैसला किया है। मैं मानता हूं कि ये शुरुआत अच्छी है। जांच के दायरे में ये पूरा घटनाक्रम है। जो भी आरोप लगे उन सब की जांच होनी चाहिए। जो लोग भी दोषी हैं वो सामने आना चाहिए। किसी को बचाया नहीं जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जांच के लिए लगाएगी और एक ठीक निर्णय पर पहुंच करके अपना चालान फाइल करेगी। मैं तो कह रहा हूं कि जितना भी बड़ा है उस सबका जांच होना चाहिए। इन व्यक्तियों का भी जांच होना चाहिए। अब जो इसको नहीं सुन रहे और 2027 के चुनाव में बदनाम करने के लिए केवल बोलते जा रहे हैं, मैं उसका तो उत्तर नहीं दे सकता। पर मैं अपनी पूरी ताकत से ये दोहराता हूं कि जांच कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए और जिन पर आरोप है उन सब के बारे में होनी चाहिए। सूत्रों के माने तो एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चंपत राय ने निगरानी दूसरों के हाथ में छोड़ी। चढ़ावे की चोरी होती रही, चंपत राय खामोश रहे। 45 दिनों की सीसीटीवी फुटेज में 70 बार चोरी होती दिखी। चंपत के करीबी सिफारिशी लोगों ने ही चोरी की। चंपत राय पर कई बार शिकायतें अनसुनी करने का आरोप। आरोपियों के घर से पैसे बरामद होने के बाद भी एफआईआर नहीं दर्ज कराई। ऐसे में चढ़ावा चोरी की पूरी नैतिक जिम्मेदारी चंपत राय की है। यही वजह है कि जब एफआईआर में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं दिया गया तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि छोटे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सीधा सीधा जिम्मेदारी बड़े लोगों की है। लेकिन चंपत राय का नाम उछाले जाने पर वीएचपी ने विपक्ष पर निशाना साधा। जिन लोगों ने आज नैतिकता के नाम पर त्यागपत्र दिया है, मैं जानना चाहूंगा योगी जी से कि नैतिकता क्या होती है। ये वो लोग हैं जो सही गुनहगार हैं। जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उससे बहुत स्पष्ट है कि जो सही गुनहगार हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही है राज्य सरकार और योगी आदित्यनाथ। ये लोग फाइनली पूरा जो वहां चढ़ावा और पूरी जो संपत्ति है मंदिर की, उसके रखरखाव के लिए, हिसाब के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ वही कार्रवाई होनी चाहिए जो एक अपराधी के खिलाफ होती है। चंपत राय जी को बचाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? निश्चित रूप से चंपत राय जी को बचाया जा रहा है। चंपत राय जी को नहीं बचाया जा रहा है। जिन लोगों को नामजद किया गया है वो छोटे लोग हैं। कोई ड्राइवर है, कोई चपरासी है, कोई नौकर है। अंतिम रूप से जिम्मेदारी उनकी है
जो बड़े ओहदों पर बैठे हैं। तो कुल मिलाकर के प्राथमिकी की जो भाषा है और जो उसमें गुनहगार हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं बड़े लोगों को बचाने के लिए प्राथमिकी की गई है, गुनहगारों को बचाने की कोशिश हो रही है। अब नाम लिए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि इसमें चंपत जी का नाम नहीं है। अरे भाई, अभी तो आरोपियों का नाम सामने आया है। एसआईटी की जांच अभी पूरी नहीं हो गई है। क्या आप प्रभावित करना चाहते हैं कि इनका नाम भी लाया जाए, उनका नाम भी लाया जाए? आज आपकी सूची में एक और नया नाम जुड़ गया। मुझे लगता है ये लोग अपनी विश्वसनीयता समाप्त कर रहे हैं। आप किसी का भी नाम ले दें और एसआईटी उसका नाम ले ले या पुलिस उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दे, यह संभव नहीं है। आप प्रजातंत्र में जी रहे हैं। यह संभव नहीं है कि आप जिसका भी नाम लेंगे उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। भारतीय संविधान, भारत की न्यायपालिका और भारत का यह सारा तंत्र आपके इशारे पर काम नहीं करता, जिनका इतिहास हमेशा से संविधान के साथ और न्याय के साथ खिलवाड़ करना है, जिनका इतिहास आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने का है। दरअसल एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने करीबी लोगों को बिना जांच पड़ताल के मंदिर में नौकरी पर रखवाया। चढ़ावा चोरी मामले पर एक और एक्शन जारी है तो दूसरी ओर सियासत भी काफी ज्यादा हो रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि सरकार छोटे लोगों को फंसा रही है, कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का लंका कांड अयोध्या में ही होगा। भगवान के ऑडिट से भाजपाई गिरोह बच नहीं पाएगा। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी को उनका इतिहास याद दिलाया और कहा कि विपक्ष हमें या राम भक्तों को आस्था ना सिखाए। चढ़ावा चोरी पर बवाल, विपक्ष उठा रहा सवाल। छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिले। चढ़ावा के कस्टोडियन थे, उन पर तो न एफआईआर हुई है, न उन पर कोई अभी कार्रवाई हुई है। राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़, एक एक का होगा हिसाब। ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मनसा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे। राम के नाम पर चोरी, दुखी है बागेश्वर धाम सरकार। राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ। राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा। चढ़ावा चोरी का मुद्दा जब से सामने आया है, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कोई एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। कांग्रेस सवाल कर रही है, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी सरकार को घेरने में लगी है। और घेरे भी क्यों नहीं, जब अगले ही साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विरोधी दलों को इसमें मौका दिख रहा है। सबको भगवान राम याद आ रहे हैं और तमाम विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। बड़े पैमाने पर लूट हुई है। ये लूट नहीं है, इसको तो डाका बताते हैं। स्वयं उपेंद्र मिश्रा जी स्वयं इसको डाका की संज्ञा देते हैं। तो डाका कहाँ पे है? प्रभु श्री राम के मंदिर में है। ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं है, ये इस्तीफा है दबाव पर। और इसमें जो एफआईआर अब तक हुई है वो एफआईआर छोटे लोगों पर हुई है, बड़े लोग बचाए गए हैं जो जिम्मेदार हैं, बड़ी लूट की जिम्मेदार है। चढ़ावा के कस्टोडियन थे, उन पर तो न एफआईआर हुई है, न उन पर कोई अभी कार्रवाई हुई है। समाजवादी पार्टी इसे डाका बता रही है तो अयोध्या से दिल्ली लौटे अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार बड़े लोगों को बचा रही है, सीएम योगी तक को फंसाया जा रहा है। ऐसे में केजरीवाल ने सीएम योगी को अपने साथ आने का न्योता दे डाला। चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं
इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिले। इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ कि जो चंदा चोर हैं वो योगी जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हैं। योगी जी को भी कुर्सी से हटाने की तैयारी है, योगी जी को भी सीएम से हटाने की तैयारी है। तो मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ वो इस महापाप में शामिल ना हो। जो हम लोगों का संघर्ष है कि जिन लोगों ने डकैती डाली है भगवान श्री राम के घर में, उनको फांसी दी जाए, इस संघर्ष में योगी जी भी अपना साथ दें। अब विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन इस संवेदनशील मामले में सीएम योगी शुरू से ही बेहद सख्त हैं। उनका मैसेज क्लियर है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, सबका हिसाब होगा। और अब एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद जिस तेजी से एक्शन हो रहे हैं, उससे साफ है कि चढ़ावा चोरी में शामिल कोई भी बचने वाला नहीं है। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती। सीएम योगी ने विपक्षी नेताओं को भी आड़े हाथों लिया, कहा कि एक दल राम भक्तों पर गोली चलवाता था और दूसरे ने तो राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए थे। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के सोपोर से है, जहां पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने से हड़कंप मच गया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में सोपोर स्थित वाटरग्राम इलाके में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ये आग लगी थी। पास ही एक पेट्रोल पंप था जिसे खतरा बढ़ने की आशंका थी। सूचना पाकर के फौरन लोकल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ साथ भारतीय सेना की 32वीं राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू में जुट गई। कुछ देर के लिए मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और साथ ही इसे आसपास के मकान और खासकर पेट्रोल पंप तक फैलने से रोक दिया गया। राहत की बात यह भी रही कि इस आग में किसी के भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे जम्मू कश्मीर के सोपोर की। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, आप समझ सकते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहां पर एक के बाद एक कई दुकानें जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अटैच्ड होती हैं और वहां पर ये आग कितनी तेजी से फैलती है क्योंकि सभी दुकानें एक दूसरे के नजदीक थी। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जैसे ही आग लगी, फौरन फायर फाइटर्स की टीम को पहुंचाया गया। काफी देर लगी इस आग पर काबू पाने के लिए और नजदीक में पेट्रोल पंप था, वहां पर उसे फैलने से रोका गया। जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। राहत की बात यह रही कि जिस वक्त यहां पर आग लगी सभी लोग बाहर आ गए थे, किसी भी तरीके के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग लगने की घटना तमिलनाडु के आवदी से भी सामने आई है, जहां पर टेक्सटाइल की एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगते ही चीख पुकार मच गई। दुकानदार और खरीदार जान बचाकर दुकान से भागते हुए नजर आए। आसपास के लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाल लिया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग में टेक्सटाइल शॉप के ओनर को लाखों का नुकसान हुआ, लेकिन गनीमत ये रही कि इस आग में कोई जान नहीं गई। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं और कैसे सभी दुकान एक दूसरे के इतने करीब हैं क्योंकि मार्केट एरिया है और इस मार्केट एरिया में एक टेक्सटाइल की दुकान में ये आग लगी है और आग इतनी ज्यादा भयंकर लगी, आप देख सकते हैं ये ऊपरी मंजिल तक आग की जो लपटें हैं वो जाती हुई नजर आ रही है। फौरन इस आग की चिंगारी को देखते ही दुकानदार समेत जो खरीदार वहां पर थे वो भी फौरन वक्त रहते बाहर आ गए, वरना आप देख सकते थे कि पूरी की पूरी जो दुकान आग की चपेट में आ चुकी है। इंसान का क्या हश्र हुआ होता। वक्त रहते सभी को बाहर निकाल दिया गया, अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि जो दुकान का मालिक है उसे लाखों का नुकसान हुआ क्योंकि इस दुकान में रखा हुआ सारा का सारा सामान राख बन गया।
और अगली खबर उज्जैन से, जहां पर सरेआम एक महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया है। आरोपी ने महज 13 सेकंड में एक के बाद एक 15 बार महिला पर चाकू से हमला किया, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। पता ये चला कि महिला आरोपी शख्स को पहले ही जानती थी, लेकिन जब उसने उसे कोई रिश्ता नहीं रखने का फैसला किया तो गुस्से में युवक ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। तो ये खबर आपको बता रहे हैं उज्जैन से। उज्जैन में महिला पर सरेआम दिन दहाड़े कैसे चाकू से हमला किया, ये हमले का सीसीटीवी फुटेज भी रोड में जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसमें साफ तौर पर नजर आया। 15 सेकंड में 15 से ज्यादा बार चाकू गोदा गया। सिरफिरे ने आप देखा न था, महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करने लगा। सिरफिरा कभी महिला के पेट पर वार करता तो कभी गर्दन पर और सिर पर। आरोपी ने महज 13 सेकंड में महिला के शरीर के अलग अलग हिस्से में 15 बार चाकू से वार किया। महिला खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन हमलावर के सिर पर तो मानो खून सवार था। वो उस पर चाकू से वार करता रहा। चाकू से कई बार वार कर महिला को बुरी तरह घायल कर आरोपी मौके से फरार हो गया। महिला की चीख पुकार सुनकर कई लोग पहुंचे और आरोपी को पकड़ने के लिए दौड़े। सरेआम एक महिला पर चाकू से जानलेवा हमले की यह तस्वीर मध्य प्रदेश के उज्जैन की है। चाकू से हमले में मेडिकल शॉप में काम करने वाली महिला बुरी तरह घायल हो गई। हमले की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। उसे अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने कुछ देर बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच में पता चला कि महिला आरोपी शख्स को पहले से जानती थी, लेकिन जब उसने उससे रिश्ता तोड़ दिया तो गुस्से में आकर युवक ने महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। दिल्ली में बवाल का वीडियो सामने आया है। यहाँ पर कल्याणपुरी इलाके में एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई करके कुछ लोग उसे चाकू मारते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र सिंह से और उस पर कुछ लोगों ने घर से घसीट कर अटैक किया है। ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे घर से घसीट करके इस युवक को घर से बाहर निकाला गया और उसके बाद लाठी डंडों से इसकी पिटाई की गई। जो जांच पड़ताल के बाद वजह सामने आई है वो ये है कि प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परिवार की जो महिलाएं हैं वो भी मौजूद हैं और कैसे ये लोग जो हैं उस परिवार के बेटे पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं, वो भी जानलेवा हमला। दिल्ली में सरेआम चाकू से यहाँ पर ये हमला किया गया है। पतली सी गली में 8-10 लोग मिलकर एक युवक को पीट रहे हैं। कोई थप्पड़ और मुक्का जड़ रहा है तो एक शख्स ईंट से उसके पैर पर वार कर रहा है। एक शख्स तो लंबा झाड़ू लेकर आ गया और उसी से युवक पर हमला करने लगा। पिटाई करने वालों में 2 महिलाएं भी हैं। आरोप है कि युवक पर चाकू से हमला किया गया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सरेआम एक युवक की बेरहमी से पिटाई की यह तस्वीर कहीं और की नहीं, देश की राजधानी दिल्ली की है। सब मिलकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। घटना पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके की है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक का नाम सुरेंद्र सिंह है और उसे ये लोग घर से घसीट कर बाहर लेकर आए और पिटाई करने लगे। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। आरोपी पक्ष की लड़की ने सुरेंद्र के एक रिश्तेदार के साथ घर से भागकर शादी की थी। आरोपी पक्ष के लोगों को शक है कि सुरेंद्र उनकी लड़की के बारे में जानता है कि वो कहां रहती है। इसी को लेकर वो सुरेंद्र के घर पहुंचे और लड़की का पता बताने के लिए दबाव बनाने लगे। सुरेंद्र ने जब जानकारी ना होने की बात कही तो इन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। युवक की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से एक दर्दनाक सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक पिकअप वैन अचानक से अनकंट्रोल होकर के गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में पिकअप सवार सभी 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिनमें एक महिला और 12 साल का उनका बेटा भी शामिल है। हादसे के वक्त का वीडियो सामने आया, जिसमें पिकअप वैन में बैठे शख्स ने ही रिकॉर्ड कर लिया था और ये खौफनाक मंजिल, जरा इसका वीडियो आप भी देखिए, कैसे खाई में ये पूरी पिकअप वैन पलट जाती है।
वैन सवार सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, क्योंकि पहाड़ियों पर शिमला के नजदीक ये जो हाईवे है यहाँ पर काफी गहरी खाई है और खाई में ये पिकअप वैन का पलटना, इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का बच पाना कितना ज्यादा नामुमकिन है। 6 लोग इसमें सवार थे, 6 लोगों की मौत हो गई है। शिमला में ये बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। खाई में पिकअप वैन पलट गई और अंदर जो लोग मौजूद थे उन्होंने जो वीडियो ये लोग बना रहे थे, और आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि कितना पैनिक सिचुएशन उस वक्त यहाँ पर क्रिएट हो गया था। अब शहर शहर बवाल की खबर आपको बताते हैं, जहां पर मुहर्रम जुलूस के दौरान कई जगहों पर ईंट पत्थर चले हैं। बिहार के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में जुलूस के दौरान बवाल हुआ, लाठी डंडे चले और पुलिस पर अटैक हुआ। वहीं यूपी में भी ताजिया जुलूस के दौरान वाराणसी में बवाल देखने को मिला है। तो बलरामपुर में ताजिया हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिस वजह से ताजिया जल गई। हालांकि अब तमाम जगहों पर हुए बवाल के बाद पुलिस जांच में जुट गई। तो ये अलग अलग बवाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीतामढ़ी से लेकर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में मुहर्रम को लेकर के कितना बवाल हुआ। वाराणसी में मुहर्रम पर 2 पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए। मुहर्रम पर अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से बवाल देखने को मिला है। सीतामढ़ी में, मुजफ्फरपुर में, ये समस्तीपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये जुलूस निकालने वाले लोग कैसे पुलिस की टीम पर ही हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस के ऊपर ही लाठियों से वार करते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे इस पुलिस वाले को दौड़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे अनकंट्रोल यहाँ पर ये भीड़ हो गई। और ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर ताजिया जो एक हाई टेंशन तार से टकरा गया, जिसके बाद ये पूरी की पूरी जो ताजिया है वो जल गई। और कुछ ऐसा ही बवाल भोपाल में भी देखने को मिला। वहां पर भी कैसे बुलडोजर पर एक कार को लेकर जाकर के ऊपर से आतिशबाजी की गई थी। और वाराणसी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और उसके बाद पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बल का प्रयोग किया। लाठी डंडों से दोनों ही पक्षों को तितर बितर किया, अलग अलग किया और समझा बुझाकर अपने अपने घर वापस भेज दिया। शहर अलग अलग हैं, राज्य अलग अलग हैं, लेकिन मुहर्रम पर ताजिया जुलूस के दौरान की तस्वीरें लगभग एक जैसी हैं। कहीं जुलूस में लाठी डंडे चले, कहीं तलवारें, तो कहीं पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। तस्वीरें बिहार के सीतामढ़ी से सामने आई हैं, जहां मुहर्रम पर ताजिया जुलूस के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। लाठी डंडे ही नहीं, तलवार से भी अटैक किए गए। जानकारी के मुताबिक ताजिया आगे बढ़ाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते नजर आए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना के दौरान मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं था, जिस वजह से विवाद और बढ़ा। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची और स्थिति को काबू में किया। अब वायरल वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। सिर्फ सीतामढ़ी ही नहीं, बिहार के मुजफ्फरपुर में भी मुहर्रम के दौरान जमकर मारपीट देखने को मिली। दरअसल बरहत गांव में जुलूस निकालने के दौरान एक शख्स को चोट लग गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच पहले हल्की नोकझोंक हुई और फिर लाठी डंडे चलने लगे। घटना में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एहतियातन अब इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में तो 2 पक्षों में लाठी डंडे चले, लेकिन समस्तीपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान तो पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। समस्तीपुर के रामनगर में उस समय माहौल हिंसक हो गया जब भीड़ में किसी ने पथराव किया। इसके बाद 2 गुटों के बीच जमकर पथराव और मारपीट होने लगी। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंची पुलिस भी उपद्रवियों के निशाने पर आ गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हुआ कि मतलब नागर बस्ती के पास जो है मतलब ईंटा रोड़ा दोनों तरफ से बरसाने लगा, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों में जम करके ईंटा रोबाजी होने लगा, जिसमें हम लोग बीच बचाव करने के लिए गए, जिससे हमारा कपाट फट गया। करीब करीब 2-4-5 पुलिसकर्मी को तो हम आँख के सामने देखे हैं जो रोड़ा पत्थर से कपाट। वहाँ पर मुहर्रम के दौरान जैसे आपस में हिंसक झड़प हुआ था लोगों के समूह के बीच में। कितने लोग घायल हुए? घायल की संख्या से नहीं बता सकते, 2 लोग ही पहुँचे हैं। बाकी वहाँ लोग अपना सुरक्षित स्थान पर कहीं छिपे हुए हैं। क्या नाम?
अररिया के फारबिसगंज में भी ताजिया जुलूस पर पत्थरबाजी से बवाल हो गया। लोगों के मुताबिक जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की, जिससे इलाके में भगदड़ जैसा माहौल हो गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं बवाल होने के बाद जुलूस में करतब दिखा रहे अलग अलग अखाड़े के लोग भी आपस में भिड़ गए और उनके बीच लाठी डंडे चलने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद एसडीओ और एसडीपीओ समेत पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को काबू में किया और जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया गया। बिहार के अलावा यूपी में भी बवाल देखने को मिला, जहां वाराणसी में मुहर्रम पर दो समुदाय आपस में भिड़ गए। चेतगंज थाना क्षेत्र में जैसे ही विवाद बढ़ा, मौके पर पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई। जैसे ही उपद्रवियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ दिया। वहीं एटा के अलीगंज नगर में ताजिया निकालने के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां हाई टेंशन लाइन में ताजिया छू जाने से करंट उतरा और उसकी चपेट में आने से एक की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। वहीं बलरामपुर में हनुमानगढ़ी चौराहे के पास हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से ताजिया में आग लग गई, जहां काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मुहर्रम पर शहर शहर बवाल देखने को मिला। हालांकि सभी जगहों पर हालात नियंत्रण में हैं और पुलिस कार्रवाई में जुटी है। उत्तराखंड में निहंगों के हंगामे पर अब पुलिस ने एक्शन ले लिया है और अज्ञात निहंग सिखों पर हत्या के प्रयास समेत गंभीर आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। चंडीगढ़ से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए निहंग सिखों के पहले जत्थे ने गुरुवार रात कुल्हार बैरियर तोड़ करके उत्तराखंड में प्रवेश किया था। पुलिस का आरोप यह है कि बैरिकेडिंग तोड़ने के दौरान पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई, हथियार लहरा करके डराने की कोशिश हुई। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाओं को लेकर अब एक्शन लिया है। इधर कई दिनों से उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर चल रहे विवाद को लेकर के शुक्रवार को पांवटा साहिब गुरुद्वारे में उत्तराखंड प्रशासन और निहंग सिखों के बीच में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। करीब 3 घंटे चली इस बैठक के बाद उत्तराखंड प्रशासन ने निहंग सिखों से इस पूरे मामले के समाधान के लिए 2 दिन का समय मांगा है। देखिए, इन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है जो कि एडीएम देहरादून ने रिसीव किया है और पुलिस के अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो सीनियर संत हैं वहाँ पे सारे लोग से बैठ के एक साथ बात हुई है और बहुत पॉजिटिव माहौल में बात हुई है। मेरे द्वारा और प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल फेयर होगी वो, और उसमें एसआईटी हरिद्वार में बनी है सीओ सिटी के नेतृत्व में। सीओ हमारे सीओ सिटी शिवपाल सिंह नेगी है और उनके अंडर में 5 लोग और हैं और फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। और जो पुलिस कर्मियों पे ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने धक्का मुक्कियाँ मारपीट करी है, तो उसकी जांच एक वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं, उसके बारे में बता दिया गया इनको। और बाकी हमने जो उनको बताई है प्रोग्रेस, उससे वो संतुष्ट हैं और मैं लगातार इनके संपर्क में, पूरा प्रशासन इनके संपर्क में है और जो भी होगा फेयर होगा और जो भी प्रोग्रेस होगी फिर आपसे शेयर करेंगे। का आश्वासन दिया है तो क्या रोड खुल जाएगा सर? रोड ऑलरेडी खुला हुआ है। उन्होंने हमें बोला है कि उनके एंड से जो भी बेस्ट होगा वो करेंगे। और दूसरी बात ये देखिए, ये खालसा पंथ है ना, ये तो है नहीं कि आज ये हम किराए पे हैं कुछ है, तो अगर आज हम इकट्ठे हो सकते हैं तो बाद में भी इकट्ठा हो सकते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये पुलिस प्रशासन को भी पता है कि जो भी है हम कोई नहीं जाएगा, सिंह मिल जाएंगे, उसके बाद हम दर्शन करके ही वापस जाएंगे। पुणे के लोहगढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। केतन अग्रवाल के पिता ने सीएम फडणवीस से मुलाकात करके हत्याकांड की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की और उज्जवल निकम को पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने की मांग की है। केतन के पिता को दोनों की मांग सीएम फडणवीस ने मांग ली है। इधर केतन हत्याकांड की जांच कर रही टीम ने दावा किया है कि हत्या की आरोपी सिया और चेतन ने हत्या से पहले और बाद की चैट्स डिलीट कर दी, रिसाइकल बिन भी क्लियर कर दिया, जिससे कि सबूत किसी के भी हाथ ना लग पाए। अब पुलिस ने डिलीट की गई चैट्स के लॉग्स को वापस पाने के लिए मोबाइल फोन को फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। जांच टीम में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि दोनों आरोपियों ने 18 जून से पहले और लोहगढ़ की घटना के बाद अपने फोन से चैट्स डिलीट कर दिए थे। इधर केतन अग्रवाल की हत्या मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। अब सिया गोयल के भाई साहिल गोयल तक पहुंच गई है। पुणे पुलिस ने सिया के भाई साहिल से 10 घंटे की पूछताछ की। सूत्र बता रहे हैं कि साहिल को अपनी बहन सिया गोयल और चेतन चौधरी के अफेयर की पहले से ही इंफॉर्मेशन थी।
पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि साहिल ने ये बात परिवार या फिर किसी अन्य व्यक्ति से क्यों नहीं शेयर की। इधर आज शाम 6:30 बजे केतन अग्रवाल के परिवार की ओर से न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च आयोजित किया जाएगा। इस शांतिपूर्ण कैंडल मार्च के बेलमॉन्ड सोसाइटी के करीब 3000 निवासी इसमें शामिल होंगे और ये मार्च केतन अग्रवाल को न्याय दिलाने की मांग के समर्थन में आयोजित किया जा रहा है। और पुणे के व्यापारी केतन अग्रवाल की लोहगढ़ किले में हुई हत्या मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हत्या के आरोपी मंगेतर सिया ने अब पुलिस के सामने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसे जांच कर रही टीम भी हैरान है। सिया का कहना यह है कि केतन के सिर पर बाल नहीं थे, वो विग लगाता था और ये बात सिया को पसंद नहीं थी, इसीलिए वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। सिया ने दावा किया है कि यही वजह थी कि उसने आरोपी चेतन के साथ रिश्ता बनाया और साजिश करके केतन की हत्या कर दी। तो सिया से जब पुलिस की टीम ने पूछताछ की तो आप देखिए कितने हैरान कर देने वाले कबूलनामे सिया की तरफ से की गई है। ये वजह सिया ने बताया कि वो ठीक से बोल नहीं पाता था, बोलने में उसे दिक्कत होती थी और साथ ही उसके सिर में बाल नहीं था, वो विग लगाता था। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उथल पुथल के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को मुंबई से नागपुर जाने वाली एक ही फ्लाइट में सफर किया। फ्लाइट में सीएम फडणवीस और उद्धव ठाकरे को गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए देखा गया। उद्धव के बगल में उनके बेटे और शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे बैठे थे और फडणवीस की पिछली सीट पर सांसद संजय राउत बैठे थे। इसके अलावा उनकी पार्टी के कुछ और नेता फ्लाइट में मौजूद थे। यात्रा के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने मजाक में कहा कि हम तीनों का एक साथ मिलना आज की सबसे बड़ी खबर है। हॉर्मुज़ से गुजर रहे एक मालवाहक जहाज पर हमले के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बढ़ गई है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर जवाबी हमला करते हुए ईरान के मिसाइल और ड्रोन केंद्रों के साथ साथ तटीय रडार साइट्स को निशाना बनाया। इसके साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सीज फायर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और ट्रंप के मुताबिक ईरान की ओर से हमला किया गया, जबकि अमेरिकी सेना ने 3 अन्य ड्रोन को रोक दिया। दरअसल ओमान के तट के पास जहाज पर शुक्रवार को हमला किया गया था और इस हमले में जहाज के कंट्रोल रूम वाले हिस्से को नुकसान पहुंचा, लेकिन हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ है। You said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences? You'll find out. Do you consider the ceasefire to still be in place? I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship, and it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. उससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजरायल और लेबनान के राजदूतों के साथ मिलकर एक फ्रेमवर्क समझौते का ऐलान किया। इसे इजरायल और लेबनान के मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह के बीच महीनों से चल रहे संघर्ष के बाद शांति की दिशा में पहला कदम बताया जा रहा है। इस समझौते पर अमेरिका में इजरायल के राजदूत और अमेरिका में लेबनान की राजदूत ने हस्ताक्षर किए। हालांकि समझौते के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई।